हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके हिस्ट्री पोर्शन में पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज दूसरा टॉपिक है। इसके टोटल 65 क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। सारा निचोड़ इसमें आ गया है तो याद रखिएगा इसको। दूसरा टॉपिक है हमारा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। इसका पहला क्वेश्चन आता है, हिंद चीन क्षेत्र का सबसे प्राचीन उपनिवेश कौन सा था। हिंद चीन जो क्षेत्र है इसका सबसे प्राचीन उपनिवेश कौन सा था। तो इसका आंसर है चंपा अनाम, जिसे अनाम के नाम से भी जाना जाता था, चंपा को। तो हिंद चीन क्षेत्र का सबसे प्राचीन उपनिवेश कौन सा था, तो वो है चंपा, जिसे अनाम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई स्थान का उल्लेख वायु पुराण में अंग द्वीप के रूप में मिलता है। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई स्थान का उल्लेख वायु पुराण में अंग द्वीप के रूप में मिलता है, तो वो द्वीप कौन सा है, चंपा। अंग द्वीप के रूप में किसका उल्लेख मिलता है वायु पुराण में, चंपा स्थान का मिलता है। ये किसने कहा है, काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार चंपा का उल्लेख वायु पुराण में अंग द्वीप के रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है, राजा भद्रवर्मा जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे वो कहाँ के राजा थे। राजा भद्रवर्मा जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे वो चंपा अनाम के राजा थे। अगला क्वेश्चन आता है, चंपा के शासन की भाषा कौन सी थी। चंपा के शासन की भाषा कौन सी थी, तो कौन सी थी, संस्कृत। फिर अगला क्वेश्चन आता है, राजा भद्रवर्मा ने भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था। राजा भद्रवर्मा ने भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, वो कहाँ पर करवाया था, माइसोन नगर में करवाया था। राजा भद्रवर्मा ने भद्रेश्वर मंदिर का निर्माण, ये शिव मंदिर था, इसका निर्माण इन्होंने माइसोन नगर में करवाया था। अगला क्वेश्चन आता है, किस दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन था, जो कि हमारा राष्ट्रीय संवत है। किस दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में शक संवत का प्रचलन था, जो कि हमारा राष्ट्रीय संवत है। तो चंपा और कंबोज या कंबोडिया में शक संवत का प्रचलन था। ये दो क्षेत्र हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के, चंपा जिसे अनाम कहा जाता है और कंबोज जिसे कंबोडिया कहा जाता है। तो चंपा और कंबोडिया में शक संवत का प्रचलन था और ये शक संवत जो है ये हमारा राष्ट्रीय संवत है। अगला क्वेश्चन आता है, कंबोडिया की स्थापना पहली सदी में किस भारतीय शासक के द्वारा की गई थी। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था ये, जिसने कंबोडिया की स्थापना की थी पहली सदी में। कंबोडिया की स्थापना किसने की थी, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने की थी, याद रखिएगा, कंबोडिया से कौंडिन्य। अगला आता है, कंबोज या कंबोडिया के किस शासक ने फूनान का प्रदेश जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। तो वो राजा कौन था, भववर्मा, जिसने फूनान का प्रदेश जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। याद रखिएगा, कंबोडिया की स्थापना पहली सदी में कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने की थी और कंबोज के भववर्मा ने फूनान का प्रदेश जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन आता है, कंबोज के शिलालेखों की भाषा कौन सी थी। तो कंबोज के शिलालेखों की भाषा जो है वो भी संस्कृत है। कंबोडिया के शिलालेखों की भाषा जो है वो संस्कृत है। अब आता है, अंगकोर थोम के विशाल शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यह अंगकोर थोम का विशाल मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। और अंगकोर थाम के विशाल शिव मंदिर का निर्माण जो है वो यशोवर्मा ने करवाया था। ये दो सेम क्वेश्चन लगते हैं, ये रीट में भी आया हुआ है, आपको पता है। अंगकोर वाट के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण तो करवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने, और अंगकोर थाम के विशाल शिव मंदिर का निर्माण यशोवर्मा ने करवाया था। आप याद रखिएगा, अंगकोर थाम का तो एक विशाल शिव मंदिर है, शिव मंदिर का निर्माण कराया था यशोवर्मा ने, सहसे शिव और सहसे यशोवर्मा, याद रखिएगा। शिव मंदिर का निर्माण यशोवर्मा ने और अंगकोर वाट के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अंगकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण जिसका शिखर 214 फीट ऊंचा है, याद रखिएगा। शिव मंदिर का निर्माण यशोवर्मा ने और विष्णु मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने। फूनान का प्रथम राजा भी कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था, जिसने कंबोडिया की स्थापना की थी पहली सदी में, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने, और ये फूनान का प्रथम राजा भी था। और भववर्मा ने फूनान को कंबोडिया में मिला लिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फूनान के राजा किस धर्म के अनुयायी थे और उनकी भाषा कौन सी थी।
तो फुनान के जो राजा थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे और इनकी भाषा थी संस्कृत। याद रखिएगा, फुनान के राजा जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे और इनकी भाषा भी संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन आता है, किसका प्राचीन नाम यवद्वीप था? यवद्वीप के नाम से कौन सा एशिया दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र जाना जाता था? तो वो है जावा। इंडोनेशिया में आता है जावा। तो यवद्वीप किसे कहा जाता था? जावा को कहा जाता था। अगला आता है, जावा में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जावा में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वो सर्वप्रथम गुणवर्मा ने किया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जावा में बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे? तो गुणवर्मा जावा में बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। अगला आता है, शैलेंद्र राजाओं द्वारा निर्मित बोरोबुद्दूर का स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में स्थित है, इंडोनेशिया में। शैलेंद्र राजाओं द्वारा निर्मित बोरोबुद्दूर का स्तूप कहाँ पर है? जावा में। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जावा में शैलेंद्र राजाओं द्वारा निर्मित कौन सा स्थल है? तो बोरोबुद्दूर। याद रखिएगा, बोरोबुद्दूर का स्तूप जो है ये शैलेंद्र राजाओं द्वारा निर्मित है और ये कहाँ पर है? जावा में। जावा इंडोनेशिया में शैलेंद्र राजाओं द्वारा बोरोबुद्दूर के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अब आता है, पूर्वी जावा का पंतारण में प्रसिद्ध शिव मंदिर किसका प्रतीक है? पूर्वी जावा का पंतारण का प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो किसका प्रतीक है? हिंदू संस्कृति का। याद रखना, पूर्वी जावा का पंतारण का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है ये हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। अगला आता है, जावा में भारत के समान अनेक हिंदू और बौद्ध मंदिर स्थित हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें चंडी कहा जाता है। जावा में भारत के समान ही अनेक हिंदू और बौद्ध मंदिर बने हुए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? चंडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? हिंद महासागर के दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह को प्राचीन काल में सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। इसे सुमात्रा भी कहते थे। याद रखना, सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था हिंद महासागर के दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह को। अगला क्वेश्चन आता है, लगभग 4वीं सदी में श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई थी? श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी सुमात्रा में। याद रखना, श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना 4वीं सदी में कहाँ पर हुई थी? तो सुमात्रा में हुई थी। और श्री विजय प्रदेश का राजा कौन था? तो ये विजय प्रदेश का राजा था जयनाग धर्म। याद रखना, 3 क्वेश्चन बने इसके। श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना 4वीं सदी में कहाँ पर हुई थी? सुमात्रा में हुई थी। और विजय प्रदेश का राजा कौन था? तो जयनाग धर्म था विजय प्रदेश का राजा। अगला क्वेश्चन आता है, हिंद चीन द्वीप समूह में से सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ये आप सभी को आता है, ज्योग्राफी पढ़ी है आपने। हिंद चीन द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप समूह जो है ये हिंद चीन द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला आता है, बोर्नियो में स्थित कौन सी गुफा में बलुआ पत्थर की 12 मूर्तियां हैं जिनमें शिव और गणेश तथा नंदी और स्कंद और महाकाल की मूर्तियां अधिक प्रसिद्ध हैं? तो बोर्नियो में स्थित कौन सी गुफा है जिसमें बलुआ पत्थर की 12 मूर्तियां हैं? कोमबेंग की गुफा है बोर्नियो में जिसमें बलुआ पत्थर की 12 मूर्तियां हैं जिनमें शिव, गणेश, नंदी, स्कंद और महाकाल की मूर्तियां अधिक प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना, गुफा का नाम कोमबेंग की गुफा है बोर्नियो में जहां 12 बलुआ पत्थर की मूर्तियां स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सिंहल द्वीप के नाम से लंका का सर्वप्रथम उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम तो रामायण में मिलता है। सिंहल द्वीप के नाम से श्रीलंका का उल्लेख सर्वप्रथम रामायण में मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है, श्रीलंका में सबसे पहले भारतीय उपनिवेश किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? तो विजय नामक राजा था जिसके नेतृत्व में सर्वप्रथम श्रीलंका में भारतीय उपनिवेश स्थापित किया गया था। याद रखना, श्रीलंका में सबसे पहले भारतीय उपनिवेश राजा विजय के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा गया था श्रीलंका में? श्रीलंका में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा गया था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। महेंद्र और संघमित्रा गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, श्रीलंका गए थे। महेंद्र और संघमित्रा जो हैं ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, लंका के किस शासक ने समुद्रगुप्त के समय
बोध गया में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। श्रीलंका के किस शासक ने समुद्रगुप्त के समय बोध गया में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? तो वो शासक कौन सा था? श्रीलंका का मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के समय बोध गया में एक बुद्ध विहार का निर्माण करवाया था। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसने भेजा था? सम्राट अशोक ने किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। अब आता है, महेंद्र और संघमित्रा द्वारा श्रीलंका के किस राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था? तो वो राजा का नाम था तिस, जिसे महेंद्र और संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश में पाली भाषा में दीपवंश और महावंश जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की गई है? तो श्रीलंका में पाली भाषा में दीपवंश और महावंश जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई। अगला क्वेश्चन आता है, जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो बोधिसेन नामक आचार्य ने जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था जब वे वहां पहुंचे थे। तो याद रखना, जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार बोधिसेन नामक आचार्य ने किया था। और जावा में किसने किया था? गुणवर्मा ने किया था। और जापान में बोधिसेन ने। फिर आता है अगला क्वेश्चन, बर्मा का कानून और विधान शास्त्र किस पर आधारित है? बर्मा म्यांमार में आता है, तो बर्मा का कानून और विधान शास्त्र किस पर आधारित है? प्राचीन भारतीय स्मृति ग्रंथों पर बर्मा का कानून और विधान शास्त्र आधारित हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो बर्मा में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वो किया था स्थविर, सोन और उत्तर ने। स्थविर, सोन और उत्तर ने बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जावा में किसने किया था बौद्ध धर्म का प्रचार? गुणवर्मा ने किया था। और अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। इसके बाद आता है, बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? स्थविर, सोन और उत्तर ने। फिर अगला क्वेश्चन है, 5वीं सदी में म्यांमार में किसने हीनयान का प्रचार प्रसार किया था? 5वीं सदी में म्यांमार में किसने हीनयान का प्रचार प्रसार किया था? तो बुद्ध घोष ने 5वीं सदी में म्यांमार में हीनयान का प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन आता है, बर्मा में 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक किस हिंदू शासक ने शासन किया था? बर्मा में 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक किस हिंदू शासक ने शासन किया था? तो उसका नाम क्या है? सिर्फ श्री धर्मराजानुराज ने बर्मा में 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक शासन किया था। श्री धर्मराजानुराज ने। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिणी म्यांमार के किस स्थान से लिखित ग्रंथ और लेख मिले हैं? दक्षिणी म्यांमार के किस स्थान से पाली भाषा में लिखित ग्रंथ और लेख मिले हैं? तो छिबाजा नामक स्थान है दक्षिणी म्यांमार में, वहां पर पाली भाषा में लिखित ग्रंथ और लेख मिले हैं। जबकि उत्तरी म्यांमार में किस हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी? उत्तरी म्यांमार में त्रिखेत्र नामक हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। जबकि दक्षिणी म्यांमार के छिबाजा नामक स्थान से पाली भाषा में लिखित ग्रंथ और लेख मिले हैं। और उत्तरी म्यांमार में त्रिखेत्र नामक हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद आता है, 11वीं सदी में संपूर्ण म्यांमार पर किसने अधिकार किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो 11वीं सदी में पूरे म्यांमार पर अनिरुद्ध ने अधिकार किया था और उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन आता है, जो अभी रीट 2018 में भी आया था कि आनंद मंदिर कहाँ है, या आनंद मंदिर या विहार कहाँ पर स्थित हैं? तो म्यांमार में स्थित हैं। म्यांमार के प्रसिद्ध आनंद मंदिर या विहार का निर्माण किसने करवाया था? और ये आनंद मंदिर किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है यह म्यांमार का आनंद मंदिर या विहार, जिसका निर्माण त्रिभुवनादित्य ने करवाया था। और ये त्रिभुवनादित्य अनिरुद्ध का उत्तराधिकारी था। याद रखना, त्रिभुवनादित्य जो है ये अनिरुद्ध का उत्तराधिकारी था, जिसने म्यांमार के प्रसिद्ध आनंद मंदिर या विहार का निर्माण करवाया था। और ये आनंद मंदिर जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। फिर आता है चीन में। अब आता है चीन के बारे में कि चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो सबसे पहले धर्मरत्न और कश्यप मातंग दोनों गए थे चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। और इनके समय चीन का शासक कौन था? मिगंती था। याद रखना, चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने सर्वप्रथम कौन गए थे? धर्मरत्न और कश्यप मातंग गए थे।
और धर्मरत्न और कश्यप मातंग के समय चीन का शासक कौन था? मिगंती था। ये दोनों जब गए वहाँ पर, चीन के शासक ने इन्हें बुलवाया था, उनका शासक कौन था चीन का? मिगंती था। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम शताब्दी के अंत में किस भारतीय शासक ने चीन पर आक्रमण किया था? तो प्रथम शताब्दी के अंत में भारतीय शासक कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आता है, चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या किसने की थी? चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या किसने की थी? तो कुमारजीव ने की थी चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या। और ये कुमारजीव जो हैं कूची में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी कुमारजीव ने किया था। वो अपन आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा कि कूची नामक एशिया दक्षिणी पूर्वी एशियाई स्थान था, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार भी कुमारजीव ने ही किया था। और चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या भी कुमारजीव ने ही की थी। अगला क्वेश्चन आता है, चीन में तंत्र ज्ञान की स्थापना करने वाला भारतीय विद्वान कौन था? चीन में तंत्र ज्ञान की स्थापना करने वाला भारतीय विद्वान था अमोघवर्ष। याद रखना, चीन में तंत्र ज्ञान की स्थापना करने वाला भारतीय विद्वान अमोघवर्ष था। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा चीनी विद्वान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो फायान था, जो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। जबकि हेनसांग किसके समय आया था? श्री हर्ष के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन आता है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? तो वो शैली कहलाती है गांधार शैली, जो कि भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन आता है, संपूर्ण श्रीलंका द्वीप पर अपना अधिकार किस भारतीय शासक ने किया था? या आपने रीट में पढ़े होंगे चोल साम्राज्य, तब उसमें पढ़ा होगा संपूर्ण श्रीलंका द्वीप पर अपना अधिकार राजेंद्र चोल ने किया था। भारतीय शासक चोल साम्राज्य का राजेंद्र चोल ने संपूर्ण लंका द्वीप पर अपना अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन आता है, हेनसांग ने भारत में यात्रा के समय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो भारत यात्रा के समय जब हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी तो उस समय सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। जबकि रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? वाराणसी। तो याद रखना, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा, जबकि रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग की मुख्य रचना कौन सी है? तो हेनसांग की जो मुख्य रचना है वो है शियू की। ये आप सभी को पता है, हेनसांग की जो मुख्य रचना है उसका नाम है शियू की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में वर्तमान में पूर्ण रूप से हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र कौन सा द्वीप है? दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में वर्तमान में पूर्ण रूप से हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र कौन सा द्वीप है? तो वो है बाली द्वीप, जिसे वर्तमान में पूर्ण रूप से हिंदू धर्म और संस्कृति विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख कौन से नाम से करते हैं? चीनी लेखक जो हैं वो भारत का उल्लेख यिन तू या फिर थियान तू के नाम से करते हैं। यिन तू या थियान तू के नाम से चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 400 ईस्वी के लगभग बोर्निया का शासक कौन था? 400 ईस्वी के लगभग बोर्निया का शासक कौन था? तो वो था अधिराज। अधिराज जो था वो 400 ईस्वी के लगभग बोर्निया का शासक था। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय शासक ने तीसरी सदी में मलाया में अपना उपनिवेश स्थापित किया था? तो मरोड़ नामक शासक था जिसने तीसरी सदी में मलाया में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। मरोड़ नामक शासक ने मलाया में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन आता है, मलाया प्रायद्वीप के हिंदू राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनिवेश कौन सा था? मलाया प्रायद्वीप के हिंदू राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनिवेश कौन सा था? तो वो था श्री धम्मराट। ये नाम है इसका उपनिवेश का, श्री धम्मराट, जो कि मलाया प्रायद्वीप के हिंदू राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनिवेश था धम्मराट। अगला क्वेश्चन आता है, यह आप सभी को पता है, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार सर्वप्रथम किस शासक के समय हुआ था?
मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार सर्वप्रथम किस शासक के समय हुआ? तो सम्राट अशोक के समय मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, अश्वघोष द्वारा रचित सारीपुत्र प्रकरण का अंतिम अध्याय कहाँ से प्राप्त हुआ है? अश्वघोष द्वारा रचित सारीपुत्र प्रकरण का अंतिम अध्याय कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये शहर है तुर्फान, यहाँ से अश्वघोष द्वारा रचित सारीपुत्र प्रकरण का अंतिम अध्याय प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तुर्फान से। अगला आता है, खोतान में स्वतंत्र राजवंश की नींव किसने डाली थी? खोतान में स्वतंत्र राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो कुस्तन ने डाली थी खोतान में स्वतंत्र राजवंश की नींव। अगला क्वेश्चन आता है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा मठ गोमती विहार कहाँ पर स्थित है? ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा मठ है गोमती विहार, ये कहाँ पर स्थित है? खोतान में स्थित है। और खोतान में स्वतंत्र राजवंश की नींव किसने डाली थी? कुस्तन ने डाली थी। अगला क्वेश्चन आता है, कारा शहर का प्राचीन नाम क्या था? कारा शहर का प्राचीन नाम था अग्निदेश। कारा शहर को अग्निदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत काल का गांधार वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? रामायण और महाभारत काल में जिस स्थान को गांधार के नाम से जाना जाता था वो वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। और अफगानिस्तान को रामायण और महाभारत काल में गांधार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, अफगानिस्तान की बामियान घाटी में किसकी विशालकाय मूर्ति को तालिबान द्वारा तोड़ दिया गया? तो अफगानिस्तान की बामियान घाटी में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति थी जिसे तालिबान द्वारा तोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है, अफगानिस्तान में भारतीय संस्कृति का अंत कब हुआ था? तो अफगानिस्तान में भारतीय संस्कृति का अंत 10वीं शताब्दी में हुआ था, 10वीं सदी के अंत में। अगला क्वेश्चन आता है, पुराणों में किसे कुश द्वीप कहा गया है? पुराणों में किसे कुश द्वीप कहा गया है? तो कूची को पुराणों में कुश द्वीप कहा गया है। कुश द्वीप जो है इसे पुराणों में कूची को कुश द्वीप कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कूची के भिक्षुओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? तो कूची के भिक्षुओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध कुमारजीव था और कुमारजीव ने ही कूची में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन में कि चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या भी कुमारजीव ने की थी और कुमारजीव ने ही कूची में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन आता है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो विक्रमशिला महाविद्यालय की उप कुलपति दीपंकर ने किया था और बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत भाषा में अनुवाद भी किया था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो विक्रमशिला महाविद्यालय के उप कुलपति दीपंकर ने किया था और दीपंकर ने वहाँ पर बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत भाषा में अनुवाद भी किया था। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के शासक ख्री-स्रान देशान ने नालंदा के किस बौद्ध आचार्य को तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया था जिन्होंने लामा मत की स्थापना की? तो शांति रक्षित को तिब्बत के शासक ख्री-स्रान देशान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बुलाया था और शांति रक्षित ने लामा मत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे या कहाँ से आते थे? तो कंबोज और गांधार से उत्तर भारत में घोड़े आते थे। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किसको भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। जबकि नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो स्वयं अशोक और उसकी पुत्री चारुमती द्वारा नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। तो याद रखना, श्रीलंका में तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने, जबकि नेपाल में स्वयं अशोक और उसकी पुत्री चारुमती द्वारा नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया था। जावा में गुणवर्मा ने किया था बौद्ध धर्म का प्रचार। तो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार, सारा निचोड़ इसमें आ गया है। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी कर दिया कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।